नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल यूपी में अवैध धर्मांतरण के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई को लेकर। यूपी एटीएस ने पिछले दिनों छांगुर गैंग को पर्दाफाश का दावा कर दिया है। एटीएस का दावा है कि छांगुर बाबा अवैध धर्मांतरण का रैकेट चला रहे हैं और उसे विदेशों से करीब 100 करोड़ रुपए की फंडिंग की गई। अब प्रवर्तन निदेशालय इस फंडिंग की जांच शुरू कर चुका है। यूपी पुलिस की गिरफ्त में गैंग के ज्यादातर लोग आ चुके हैं। बस छांगुर बाबा का दाया हाथ बताए जाने वाला अहमद खान फरार है। इस बीच यूपी एटीएस के खुलासे के बाद यूपी के बलरामपुर में पिछले 2 दिनों से छांगुर की कोठियों पर बुलडोजर एक्शन चालू है। बलरामपुर में 3 बीघे में फैली इमारत को अवैध बताकर प्रशासन ने ढहा दिया है। इस पर समाजवादी पार्टी ने ऐतराज जता दिया। अब राजनीति इस बात पर हो रही है कि यूपी में जब छांगुर बाबा जैसे गैंग को सीएम योगी जल्लाद जैसा बताते हैं, हिंदू बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करने वाले और अवैध धर्मांतरण के आरोपी छांगुर पर कार्रवाई की तारीफ कर रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी छांगुर का बचाव क्यों कर रही है? बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे का तो यह भी आरोप है कि छांगुर पर लगे मुकदमों को 2016 में अखिलेश यादव की सरकार ने हटा दिया गया। तो इस छांगुर बाबा के अवैध धर्मांतरण को लेकर पिछले दिनों क्या क्या खुलासे हुए हैं? क्या अवैध धर्मांतरण के बहाने बुलडोजर कार्रवाई को जायज ठहराया जा सकता है? पक्ष विपक्ष के तमाम आरोपों और दावों को लेकर आज के दंगल में हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखते हैं। में आपने देखा होगा एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। और इस प्रकार के जो तत्व हैं जो समाज विरोधी गतिविधि और देश में आबादी का संतुलन बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, और ऐसे समाज विरोधी तत्व की कथित अवैध कमाई से बने 3 बीघे में फैले बंगले पर पिछले 2 दिनों से बुलडोजर का पंजा चल रहा है, क्योंकि प्रशासन को पता चला है कि यह बंगला अवैध तरीके से बना है। इसका खुलासा 3 जुलाई को हुआ, जब धोखे से मुसलमान बनाई गई मांडवी, मालती, एलिना, सोनू जैसी लड़कियां वापस हिंदू धर्म में लौटी तो सनसनीखेज खुलासे किए। पता चला कि ये लड़कियां यूपी के बलरामपुर जिले के छांगुर बाबा के गैंग की चपेट में आई थी। इन्होंने खुलासा किया कि छांगुर बाबा संगठित तौर पर अवैध धर्मांतरण कराता है। उसके रैकेट यूपी से महाराष्ट्र, कर्नाटक तक और सऊदी, सिंध, पाकिस्तान से दुबई तक है। उसे धर्मांतरण के लिए विदेशों से फंडिंग होती है। इसने धर्मांतरण के लिए हिंदू लड़कियों के रेट फिक्स कर रखे थे, जिसमें सवर्ण जाति के धर्मांतरण पर 15-16 लाख, पिछड़ी जाति की लड़की के लिए 10 से 12 लाख और दलित लड़कियों के लिए 8 से 10 लाख रुपए दिए जाते थे। छांगुर बाबा के कारनामों का यूपी पुलिस को पहले से पता चल चुका था, क्योंकि उसके पीड़ितों ने बलरामपुर में उसके खिलाफ शिकायतें कर रखी थी। पुलिस की जांच रिपोर्ट आने के बाद पिछले साल 16 नवंबर को लखनऊ के एटीएस थाने में जो अवैध धर्मांतरण का मुकदमा दर्ज हुआ, उसमें छांगुर बाबा, नीतू रोहरा उर्फ नसरीन, नवीन रोहरा उर्फ जमालुद्दीन समेत कुल 10 लोग आरोपी थे। एटीएस ने तब छांगुर के बेटे महबूब और नीतू के पति नवीन को गिरफ्तार किया था, लेकिन छांगुर 8 महीने से फरार था। लेकिन 12 लोगों की घर वापसी के बाद जो खुलासे हुए, उसके बाद एटीएस फिर हरकत में आई और छांगुर बाबा गिरफ्तार हो गया। आगे एटीएस की जांच में पता चला कि छांगुर के बैंक खातों में 100 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग हुई है। ये फंडिंग पाकिस्तान समेत कई इस्लामिक देशों से हुई है। छांगुर और उसकी संस्थाओं के 40 से ज्यादा बैंक खाते हैं और 40 बार इस्लामिक देशों की यात्रा पर जा चुका है। विदेशी फंडिंग से इसने बलरामपुर में जमीन, इमारतें, लग्जरी कारों से लेकर महाराष्ट्र के पुणे में 16 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी है। इस गैंग के 40 अकाउंट्स में विदेशों से 100 करोड़ से अधिक की धनराशि प्राप्त हुई, जिसका इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए किया गया।
छांगुर की तारीख जानने वाले बताते हैं कि बलरामपुर में गली गली अंगूठी और नग बेचने वाले छांगुर ने सिंधी मूल के मुंबई निवासी नवीन और नीतू का धर्मांतरण क्या कराया, इसका धंधा चल निकला। इसने दर्जनों लड़कियों को लालच, धमकी, ब्लैकमेलिंग करके अवैध धर्मांतरण कराया और बेहिसाब संपत्ति बनाने लगा। 3 बीघे में फैले मकान में सुरक्षा के लिए छांगुर ने कटीले तारों से लेकर 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी और सोलर पैनल से लेकर पालतू खूंखार कुत्तों तक का इंतजाम कर रखा था। अब जब यूपी एसटीएफ की जांच के बाद इस छांगुर के रैकेट का खुलासा हो रहा है तो पता चला है कि बलरामपुर सीजेएम कोर्ट का कर्मचारी राजेश उपाध्याय भी इसके रैकेट में शामिल था, जो आवाज उठाने वालों को मुकदमों में फंसाने से लेकर छांगुर के धंधे में अपनी बीवी संगीता को हिस्सेदार भी बना चुका था। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे। यूपी के सीएम जिस छांगुर को जल्लाद करार दे रहे हैं, उसे लेकर बीजेपी बड़े आरोप समाजवादी पार्टी पर लगा रही है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया है कि जिस छांगुर को अवैध धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, उसके ऊपर से 2016 में समाजवादी पार्टी सरकार ने केस मुकदमे खत्म कराए थे। इतने लंबे समय से प्रदेश सरकार के खुफिया विभाग के लोग और सरकार सोती रही, और अब जब मामला प्रकाश में आया, न्यायालय में कोर्ट में केस चल रहा है, उस दौरान अवैध तरीके से बुलडोजर के माध्यम से उनके मकानों को गिराना पूर्ण रूप से अनुचित है। जब तक न्यायालय का कोई आदेश नहीं आए तब तक किसी के मकान को दमिदोज करना ये गैर कानूनी प्रक्रिया है। कोर्ट और प्रशासन का चक्कर तो खैर अब शुरू हो ही चुका है। यूपी एटीएस के अलावा अब प्रवर्तन निदेशालय ने भी शुरुआती रिपोर्ट दर्ज कर छांगुर को हुई फंडिंग की जांच शुरू कर दी है। बलरामपुर से आशीष श्रीवास्तव के साथ संतोष शर्मा, लखनऊ, आज तक। तो अब नई बहस छिड़ गई है उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण कानून को लेकर, जिसका समाजवादी पार्टी विरोध किया करती थी, और दूसरा बुलडोजर न्याय को लेकर, क्योंकि अब बीजेपी सरकार कह रही है कि देखिए बुलडोजर न्याय से ही ऐसे तत्वों पर हम काबू पा सकते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी उस पर भी सवाल उठा रही है। ऐसे तमाम सवालों पर हम दंगल में चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ चुके हैं। राजेश चौधरी प्रवक्ता है उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, वो इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता शामिल हो रहे हैं। वारिस पठान एआईएमआईएम की तरफ से इस चर्चा में शामिल होंगे। आशुतोष पॉलिटिकल एनालिस्ट, विनोद बंसल वीएचपी के प्रवक्ता भी इस चर्चा में शामिल होंगे, क्योंकि वीएचपी के घर वापसी के दौर से ही दरअसल इस पूरे मामले का खुलासा हुआ था। प्रोफेसर संगीत रागी पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो भी इस चर्चा में शामिल होंगे। 3 सवालों के साथ छांगुर बाबा पर इस चर्चा की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। पहला सवाल, क्या छांगुर की इमारत पर बुलडोजर एक्शन का विरोध एक सियासी है या सचमुच में इसका विरोध होना चाहिए? दूसरा सवाल, क्या यूपी में विदेशी फंडिंग से अवैध धर्मांतरण हो रहे हैं? और तीसरा अहम सवाल कि क्या अवैध धर्मांतरण के बहाने एक बार फिर अल्पसंख्यकों को परेशान किया जा रहा है, क्योंकि बार बार यही सवाल यहां पर उठता रहता है। अब ऐसे में एक्शन तो इस वक्त हो रहा है। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा, 40 कमरे का मकान, आज दिन भर वहां पर भी तोड़क कार्रवाई चलती रही। बलरामपुर में माधेपुरा में दरअसल ये मकान है, और यहां की विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी से बीजेपी के विधायक है। ऐसे में सवाल यह उठता है, और सरकार भी यहां पर भारतीय जनता पार्टी की रही है, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये 40 कमरों का मकान 2022 से इस जगह पर था। सरकार कह रही है कि ये अवैध तरीके से ये मकान बनाया गया था, और इसके लिए लगातार तोड़क कार्रवाई चल रही है। इससे पहले वहां पर 2 बुलडोजर लाए गए थे। जब उनसे काम नहीं बना तो आप देख सकते हैं कि 7 बुलडोजर वहां पर लगा दिए गए हैं, और यह तस्वीरें बयां करती है कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से एक्शन होगा। राजेश चौधरी, क्या यह एक्शन सही माना जा रहा है? क्योंकि समाजवादी पार्टी कह रही है कि एक्शन तो आप करिए, लेकिन बुलडोजर न्याय की क्या जरूरत है? देखिए, बाबा के रूप में एक जल्लाद था वो,
जिस तरह से भोली भाली लड़कियों को बहका करके अपराध कर रहा था, उनका धर्मांतरण कर रहा था, पैसे के दम पर ये सब घटना कर रहा था और बड़ा छुप करके। भारत में तो साधु हो या सूफी संत हो, उसको बड़े सम्मान की नजर से देखा जाता है, पर वो सम्मान के काबिल नहीं था। जब उसकी असलियत मालूम पड़ी सरकार को, तो कार्रवाई कर रही है सरकार। और योगी जी की सरकार तो जीरो टॉलरेंस की सरकार है। उसने अवैध रूप से जो बिल्डिंग बनाई थी, सरकारी जमीन को अवैध कब्जा करके जो बिल्डिंग बनाई थी, उसे गिराने का काम कर रही है सरकार, और करती रहेगी जब तक उसका पूरा नस्तनाबूद बिल्डिंग नहीं हो जाएगी। दूसरी बात, विदेशों से जो फंडिंग हुई है, आप कल्पना कर सकते हैं 40 खातों में 100 करोड़ रुपया इस उत्तर प्रदेश के अंदर आया और केवल वो धर्मांतरण पे लगाया गया। भोली भाली लड़कियों को बहका करके उन्हें मुसलमान बनाने पे लगाया गया। कितना बड़ा अपराध किया होगा। मैं तो कहता हूँ राष्ट्रद्रोही है वो। उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी सरकार और उसे कानून के शिकंजे में ले जा करके कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का हम काम करेंगे। और मैं कहूंगा समाजवादी पार्टी से जरा धैर्य रखो ना। जांच हो रही है, अभी तक ईडी जांच कर रही है, उत्तर प्रदेश पुलिस जांच कर रही है, सरकार जांच कर रही है, उसमें और कई एंगल से जांच हो रही है। धीरज रखो। मुसलमान है, हम जानते हैं क्या आप मुसलमानों के साथ खड़े होने का काम करते हो? नहीं, आप समाजवादी पार्टी नहीं, नमाजवादी पार्टी। ये सारी जांच पर मैं आऊंगा। देखिए, जांच तो हो रही है। आज की स्थिति में यूपी एटीएस का दावा है कि एक बहुत बड़ा रैकेट है और अब इसमें ईडी भी घुस गई है, क्योंकि 100 करोड़ की फंडिंग की बात आज की स्थिति में की जा रही है। लेकिन बुलडोजर एक्शन को लेकर मेरा एक सवाल है, क्योंकि साफ दिख रहा है यहां पर कि सरकार की प्रायोरिटी क्या है। 2 बुलडोजर से काम नहीं चला, 7 बुलडोजर वहां पर लगाए गए। हम ये तस्वीरें भी यहां पर देख सकते हैं। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि जो ये मैं पढ़ यहां पर रहा हूं, 2022 से यानी पिछले 3 साल से सरकारी जमीन पर यहां पर यह काम चल रहा था। और ऐसा नहीं कि छोटा मोटा झोपड़ा जो आमतौर पर तोड़ा जाता है, वैसा नहीं है। 40 कब्रों का मकान। और बाकायदा और एक चीज मैं यहां पर देख रहा हूं कि उस मकान के साथ साथ ये झांगुर बाबा ने पर्सनल पावर प्लांट भी लगा दिया गया था, ताकि कोई बिजली कटे ना। वहां पर तार जो बिछाए गए थे उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास किया गया था। सीसीटीवी वहां पर लगाए गए थे। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, यहां से जो सांसद है वो केंद्रीय मंत्री है। उतरौला की जो विधानसभा क्षेत्र है वहां से बीजेपी के विधायक है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन इसके बावजूद 2022 से यह काम यहां पर हो रहा है। और आज पता चलता है कि अवैध तरीके से काम हो रहा है। जो एक छोटा बाबा इधर उधर की चीजें बेचा करता था, इतनी संपत्ति कहां से आई? कभी सरकार को लगा नहीं कि इसकी जांच होनी चाहिए? इंटेलिजेंस फेलियर कह रही है समाजवादी पार्टी इसको लेकर। राजेश जी, देखिए, जिस तरह से वो बाबा काम कर रहा था, पहले अंगूठी बेचने का काम कर रहा था, धीरे धीरे वो निकल कर और जैसे ही सामने आया तुरंत उसका गर्दन पकड़ने का काम इसी सरकार ने किया है। और सख्ती के साथ सरकार पेश आ रही, कोई कोताही नहीं बरत रहे हैं। अब कोई अपराधी धीरे धीरे साल में निकल के आता है। 40 कमरे का मकान सरकारी जमीन पर, 40 कमरे के मकान। राजेश जी, आपको भी पता है, देखिए आपको भी पता है, यहाँ पर पैनल पे जितने सारे लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर पैनल पे जितने सारे लोग बैठे हुए हैं, उन सभी को पता है कि सरकारी जमीन पर इतना बड़ा काम करने के लिए कितने लोगों की मदद लगती है और सरकारी लोगों को भी मदद लगती है। उनके जानकारी के बिना इतना बड़ा काम हो ही नहीं सकता। आपको कहीं ना कहीं पैसे खिलाने पड़ेंगे, उसके बिना इतना बड़ा काम नहीं हो सकता। आपको पॉलिटिकल मदद की जरूरत पड़ती है इतना बड़ा काम करने के लिए। वारिस पठान विधायक रह चुके हैं, उनको पता है कि ये कैसे होता है। साहिल जोशी जी, मैं भी राजेश चौधरी, मैं भी जानता हूँ कैसे होता है ये मैं भी जानता हूँ। मैं भी सरकार से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ जी। पर राजनीतिक संरक्षण निश्चित रूप से होगा, इसकी जांच हो रही है। और कौन राजनीतिक संरक्षण दे सकता है? आप देख रहे हो ना, आज जो लोग इसके साथ खड़े हो रहे हैं, जो इसकी अवैध गतिविधियों में बढ़ावा देने के लिए उसके साथ खड़े हो रहे हैं, उसके पक्ष में बोलने का काम कर रहे हैं, उन्हीं का राजनीतिक संरक्षण है। साफ साफ है, सब जानते हैं। कौन खड़ा कौन है? बड़े से बड़ा राजनीतिक राजेश जी, कौन खड़ा है? क्या जानकारी है? कौन खड़ा कौन है? समाजवादी कौन खड़ा है? ये मकान बनवाने के लिए कौन खड़ा है उनके साथ? देखिएगा, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोलेंगे, जब क्या हाल करेंगे सरकार को देखना ना क्या स्थिति होगी। इनको तो ऐसे लगता है। अनुराग भदौरिया, चलिए जवाब दीजिए। चलिए जवाब दीजिए अनुराग भदौरिया। देखिए आप देखिए, मैंने धैर्यपूर्वक सुना। बिल्कुल एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि 8.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 100 करोड़ विदेशी फंड भी आ गया, केंद्रीय मंत्री भी वहां से हैं, इन्हें पता ही नहीं चला। 100 करोड़ फंड आ गया, 40 बैंक अकाउंट में खाते हैं, इन्हें पता ही नहीं चला। 3 साल में इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई, वहां की लोकल अथॉरिटी को पता ही नहीं चला। बच्चियों के साथ अन्याय होता रहा, लोकल अथॉरिटी को पता ही नहीं चला। धर्मांतरण इलीगल होता रहा, इनकी सरकार को पता ही नहीं चला।
8.5 साल लग गए आपको पता चलने में। कमाल की बात कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं संरक्षण, जरूर सरकार का संरक्षण होगा, तभी तो इतने दिन तक चलता रहा। नहीं तो क्या कर रहा था एसडीएम, क्या कर रहा था एडीएम, क्या कर रहा था लोकल एसएचओ, क्या कर रहे थे एसपी और एसीपी और वहां कमिश्नर, क्या कर रहे थे वो, और मंत्री महोदय भी क्या कर रहे थे। जब इतना अलामा तामा सब वहां पे था, इनका संरक्षण नहीं था तो ऐसे ही बन गया था ये। इन सब का संरक्षण होगा तभी वो इतना बड़ा आदमी बना है। बिना सरकार के संरक्षण के कोई इतना बड़ा काम नहीं कर सकता कि 100 करोड़ फंडिंग ले लेगा, 40 अकाउंट खाते खोल लेगा। फोन कट गया यार, मैं आपसे बोल रहा था कि ले चलिए इनका अनुराग भदौरिया जी का फोन कट गया है। वारिस पठान, क्या आप इस पे कुछ ऐड करना चाहेंगे? क्योंकि जो सवाल मैंने यहां पर पूछा है, और दूसरा आपसे भी मुझे सवाल पूछना है, क्योंकि धर्मांतरण कानून को लेकर यूपी के खास करके एआईएमआईएम बड़ा एग्रेसिव हो रहे थे, और आज की स्थिति में अब सरकार कह रही है कि देखिए धर्मांतरण कानून नहीं होता तो छांगुर बाबा जैसे लोग पकड़े नहीं गए होते। वारिस पठान, देखिए साहिल भाई, आर्टिकल 25 हर इंसान को इजाज़त देता है कि इसको कौन सा रिलीजन प्रैक्टिस करना है नहीं। हाँ, कोई अगर जोर जबरन के किसी को धर्मांतरण कराता है, किसी को फोर्स करता है, उसके लिए कायदा कानून प्रशासन है। मगर यूपी में हो क्या रहा है? संविधान की शपथ लेके योगी यूपी के मुख्यमंत्री तो बन गए, मगर संविधान का तो उल्लंघन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बनाए हुए कायदे का योगी जी उल्लंघन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा था जब ये बुलडोजर की बात चली थी कि देश संविधान से चलेगा, बुलडोजर पॉलिटिक्स से देश नहीं चलेगा। अभी अगर आपको लगता भी है कि कोई इंसान पे इल्जाम लगा है कि वो ऐसा किया, तब भी आप उसके घर को बुलडोजर से नहीं उखाड़ सकते, नहीं तोड़ सकते। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, क्योंकि अगर आप बुलडोजर चलाते हो तो एक व्यक्ति को आप सजा नहीं देते, पूरे उसके परिवार को आप सजा दे रहे हो। तो कहा न्याय कानून है, आप उसको नोटिस दो, नोटिस के बाद पूरा परिवार ही तो मार कोर्ट आदेश देगा, उसके बाद आप जाके इस तरह से कर सकते। अगर इलीगल अतिक्रमण भी है साहिल भाई, मैं किसी के बीच में नहीं बोला साहिल भाई, सुनिए, अगर इलीगल अतिक्रमण है तो इतने बरस नहीं, इतने बरस सरकार सो रही थी। आपका होगा म्युनिसिपैलिटी क्या कर रहा था जब 40 रूम का इतना बड़ा आलीशान जब उसे बंगला बन गया, तब तक आप सो रहे थे। कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? राष्ट्रद्रोही वो है कि नहीं? विदेशी फंडिंग ला करके सुनिए सर, सुनिए, अरे पर देश, अरे एक मिनट राजेश जी सुन लीजिए। राजेश जी एक सेकंड वारिस पठान जी, एक सेकंड। राजेश जी वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कार्रवाई तो जरूर होनी चाहिए। एक मिनट वारिस भाई, वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कार्रवाई तो जरूर होनी चाहिए, लेकिन वो ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां का लोकल कॉर्पोरेशन क्या कर रहा था। उनके नजरों के तले वहां पर 40 कमरे का इतना बड़ा मकान बनता है, 40 कमरे का मकान। वारिस पठान, 40 कमरे का मकान बन रहा है, 40 कमरे का। मैंने उसका पूरा जिक्र भी यहां पर किया। 40 कमरे का मकान बनाने के लिए साहिल भाई आपको हमको मालूम है कितना वक्त लगता है, कितना लेबर लगता है, कहां से परमिशन लेना पड़ता है, उसके बाद ही बनता है। कोई ऐसा अचानक से खड़ा नहीं हुआ था, एक कमरे का मकान नहीं था। लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? कार्रवाई तो होनी चाहिए ना। 8 साल से यूपी में बीजेपी की सरकार है, सोती रही। नहीं साहिल भाई, अगर आपको लगता है कि किसी ने इलीगल अतिक्रमण किया है तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कायदा कानून का पालन करते हुए आप अतिक्रमण उसको तोड़ सकते हो। आप उसको नोटिस दो, सुनवाई होगा, सुनवाई के बाद आदेश जारी होगा, उसके बाद उसको ऑर्डर, उसको जहां तक मेरी जानकारी है नोटिस तो चिपका दी गई थी वहां पर। करने के बाद अगर कोर्ट बोलती है कि इलीगल है, नोटिस तो चिपका दी गई थी। अरे उसका कोई एक सहयोगी है, उसका पूना में भी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी हो गई है। तोड़ दिया इन्होंने। ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई नोटिस तो चिपका दी गई थी वहां पर। भाई नहीं, पूना में जाके भी जांच करेंगे। पूना की जो प्रॉपर्टी उसकी भी जांच। टाइम मिला क्या कोर्ट में जाने का? वक्त दिया क्या आपने कोर्ट कचहरी में जाने का, सुनवाई का? कोर्ट ने आदेश दिया, कोर्ट ने आदेश दिया कि अब देखो बीजेपी वाले फिर बोलेंगे, मैं बीच में बोलूंगा साहिल भाई ये बोल नहीं सकेंगे, मेरा आवाज इनसे कितना भारी है, चलिए बोल नहीं सकेगा चौधरी साहब, फिर क्या फायदा होगा डिबेट का? राजेश जमीन तुम्हारी थी, 8.5 साल से सत्ता में थे, सो रहे थे, नींद में थे, कायदे कानून का पालन कौन करेगा? अरे क्या चीफ मिनिस्टर या कोई भी हो, सबको कायदे कानून का पालन करना जरूरी है, मालूम है क्या? नहीं क्या गुंडागिरी चलेगी क्या? आके किसी का भी तोड़ देंगे क्या? कोर्ट कचहरी बंद कर दो, बस बुलडोजर लेके खड़े रास्ते में, चाहे इलीगल जरा दोनों को शांत करिएगा। वारिस पठान, राजेश चौधरी, जरा थोड़ी सी सांस लीजिएगा, थोड़ी सांस लीजिए, दोनों थोड़ी सांस लीजिएगा। अनुराग भदौरिया एक बार फिर हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं, बात पूरी कर लो। समाजवादी पार्टी पर जरा दोनों को प्लीज शांत करिएगा। अनुराग भदौरिया अपने साथ ज्वाइन हो चुके हैं, उनका कांटेक्ट संपर्क टूट गया था। लेकिन अनुराग जी, एक सवाल यहां पर निशिकांत दुबे भी उठा रहे हैं कि 2016 में इसी शख्स के खिलाफ जो अलग अलग मुकदमे थे वो समाजवादी पार्टी की सरकार ने 2017 के पहले, 1 साल पहले वापस ले लिए गए थे, और उसके बाद उनको बढ़ावा देने की कोशिश समाजवादी पार्टी कर रही है। बीजेपी के प्रवक्ता अभी आप पर आरोप लगा चुके हैं, पॉलिटिकल पैट्रोनेज आपके तरफ से मिल रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ। देखिए सीधी सी बात,
सुनिए, मैं तो बहुत बहुत सीधा सा सवाल पूछता हूं। 8.5 साल से सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, कोई 6 महीने 2 महीने से नहीं है। और 8.5 साल से सरकार ने क्या कार्रवाई की, मैं पूछना चाहता हूं। 8.5 साल से सरकार क्या कर रही थी? इनका प्रशासन क्या कर रहा था? इनका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? इनका एसडीएम, एडीएम, एसएसपी क्या कर रहे थे? अरे इनको चुप कराई, इनके बीच में नहीं बोला। देखिए साहिल भाई, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। राजेश जी मैं सुन उनके लीजिए बीच एक में बार, नहीं बोला। साहिल भाई, इनको बताइए कि नेशनल टीवी पे आए हैं, रीजनल टीवी पे बोलने नहीं का है, मौका इनको मिलेगा। समझाइए। राजेश जी, आपको बोलने का मौका मिलेगा, आपको भी चिल्ला रहे बोलने का जाहिलों मौका की तरह। मिलेगा, आपको भी बोलने का मौका मिलेगा। राजेश जी सुन लीजिए एक बार, आरोप लगाए तो सुन लीजिए एक बार। अनुराग जी आप बोलिए, अनुराग जी आप बोलिए। अरे इनको साइलेंट कराओ, इनको पता ही नहीं है डिबेट कैसे होती है। पहले इनको डिबेट करना सिखाइए कि नेशनल टीवी पे कैसे बैठा जाता है। पहले बैठना तो सीखिए, तब तो बात करोगे। अभी बैठना नहीं है टीवी पे, बात कर रहे हो। सब लोग अपने आप सीख जाएंगे सर, अपने आप सीख जाएंगे सब लोग। आप अपनी बात रखिएगा। राजेश जी थोड़ा शांत हो जाइए जरा, थोड़ा राजेश जी को शांत करिएगा। अनुराग जी को बोलने दीजिए, उसके बाद राजेश चौधरी जवाब देंगे। तो नहीं 100 करोड़ बैंक खाते में आ गए, 40 बैंक खाते खुल गए, विदेश में भी घूम चुका, और 2022 से इतना बड़ा आलीशान मकान भी बन गया। तो प्रशासन क्या कर रहा था? इसके प्रशासन इंतजार कर रहा था, बनाने दो, सब बनने दो। सब जब बन जाएगा उसके बाद हम बुलडोजर लेके आएंगे, फिर हम माहौल बनाएंगे, फिर हम कहेंगे देखिए यहां धर्मांतरण हो रहा था, फिर हम यहां नफरत की राजनीति को एक जन्म देंगे, जैसे बीजेपी प्रवक्ता दे रहे हैं। तो आप 8.5 साल से इंतजार कर रहे थे कि नहीं इनका घर बन जाए, इनके 100 करोड़ रुपए आ जाएं, उसके बाद पकड़ेंगे, उसके बाद एक माहौल बनाएंगे। 3-4 दिन तक माहौल चलेगा कि देखिए अन्याय किया इसने। अरे अन्याय किया है, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तो पहले क्यों नहीं पकड़ा? अन्याय होने क्यों दिया? तो जो अन्याय हुआ है उसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी सरकार है। जिन बच्चियों के साथ अन्याय हुआ उसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और जो राजनीतिक संरक्षण मिला था वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का राजनीतिक संरक्षण मिला था, क्योंकि सरकार इनकी 8.5 साल से, मंत्री इनका है, वहां पे प्रशासन इनका है। तो अगर फल फूल रहा था तो इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में फूल रहा था। अब अपनी इमेज बचाने के लिए, साख बचाने के लिए ये विपक्ष पे आरोप लगाना चाहते हैं, लेकिन ये भूल गए कि सरकार इनकी केंद्र में भी, राज्य में भी, इसलिए बच के नहीं जा सकते। दूसरी बात, आपने अभी भी कहा कि जांच होगी। अभी जब जांच, खुद ही कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता की जांच होगी, तो जांच पूरी नहीं हुई और आपकी कार्रवाई शुरू हो गई। तो आप इसके मतलब खुद ही फंस रहे हो अपनी बातों में। आप कह रहे अभी जांच हो रही है। अरे जांच के आपको राजेश चौधरी आप जवाब दीजिए। जांच पूरी खत्म करके कार्रवाई कर देनी चाहिए थी, लेकिन आप कार्रवाई कर रहे हो, इसका मतलब आप दे दीजिए। राजेश चौधरी आप जवाब दीजिए। पहले कोई कार्रवाई होती है, लोगों ने उसकी मदद की है, जांच होगी उसने कितना धर्मांतरण कराया है, पर सरकारी जमीन पर कब्जा किया, ये तो साफ दिख रहा है। नहीं, पर जनता पार्टी की सरकार पर कब्जा किया तो ये तो सरकार का रिकॉर्ड है, उसको खाली कराने का काम कर रहे हैं भाई। अभी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, अभी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं, अभी तो केवल सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त करा रहे हैं। अभी कार्रवाई वारिस पठान जरा एक सेकंड, राजेश चौधरी जवाब दे रहे हैं। 3 लोग एक साथ मत बात करिएगा प्लीज। जब कार्रवाई जरा सबको शांत करिए, अभी तो कितने बड़े लोगों की गर्दन, जरा सबको शांत करिए, जरा सबको शांत करिए, जरा सभी को शांत करिए। 1 मिनट, जरा सभी को शांत करिए। राजेश चौधरी आप जवाब दीजिए। देखिए 3 सवाल इस वक्त उठ रहे हैं। वारिस पठान और अनुराग भदौरिया आपके पास भी आऊंगा। एक साथ बात करेंगे तो किसी की बात सुनाई नहीं देगी, इसके लिए जरा स्पेसिफिक सवाल राजेश चौधरी के पास रखते हैं। उसके बाद वीएचपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनके पास भी मुझे जाना है। राजेश जी, सवाल कुल मिलाकर यह उठ रहा है कि 100 करोड़ जमा करने तक यूपी एटीएस क्या कर रही थी, नंबर 1। नंबर 2, इतना बड़ा मकान बनता रहा, वहां की लोकल अथॉरिटीज के परमिशन के बिना, उनकी जानकारी के बिना इतना बड़ा मकान कैसे बन पाया, उस पर अब सरकार क्या कार्रवाई करेगी? देखिए, उस जलालुद्दीन को जल्लाद कहना, बहु बेटियों के खिलाफ काम करने वाला कहना, उसको राष्ट्र विरोधी कहना, यहां तक तो ठीक है, लेकिन उसको मदद करने वाले जो लोकल गवर्नमेंट के लोग हैं, क्या उन पर भी कार्रवाई होगी? और कार्रवाई में इतनी देरी क्यों? ये 3 सवाल यहां पर उठ रहे हैं। राजेश चौधरी आप जवाब दीजिए, उसके बाद मुझे विनोद बंसल जी के पास जाएंगे। बोलिए। देखिए साहिल जी, जब कोई अपराधी इस तरह का अपराध करता है तो बड़ा सातिर होता है। उसने थोड़ी सी जमीन खरीद ली कहीं अगल बगल में, उसके बाद देखा कि सब सरकारी जमीन खाली पड़ी है, उसको कब्जा कर करके उसने बिल्डिंग बना दी, और जैसे ही सरकार को जानकारी हुई तो उसको खाली कराने का काम कर दिया। अभी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं है, ये तो हम अपनी जमीन मुक्त कराने का काम कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोले थे आजम खान ने क्या किया था जी, पूरा जौहर विश्वविद्यालय तो सरकारी जमीन पर खड़ा कर दिया था। इनका तो इतिहास है, इनका तो इतिहास है। समाजवादी पार्टी ऐसे ही थोड़ा कहते हैं। समाजवादी पार्टी को किसी भी अल्पसंख्यक के खिलाफ यदि कितना भी बड़ा अपराधी है, सरकार कार्रवाई करती है तो सबसे पहले इन्हीं के पेट में दर्द होता है। अरे इंतजार करो ना भाई, अभी तो और बड़े बड़े लोग इसमें आने वाले हैं, बड़े बड़े लोग आने वाले हो। जैसे ही सरकार की अभी जब यदि कार्रवाई नहीं करेंगे तो कहेंगे सरकार कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है, सरकार कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है, सरकार हाथ में हाथ रख करके बैठी है। तो इनको तो सरकार का विरोध करना, और बाबा योगी की सरकार है ये,
ये अपराधियों से ठीक से निपटना जानती है। अभी अनुराग भदौरिया, अभी तो शुरुआत है। योगी की सरकार है, कार्रवाई होगी। बोलिए आप अब उस कार्रवाई को सही ठहराया जा रहा है, 8.5 साल हो गए, तरीके से साम्राज्य फैलाया गया। तो अब तो सरकार जाने वाली है, अब क्या शुरू कर रहे हो? अरे मुंगेरी लाल के देखिए अब तो इनकी सरकार जाने वाली है, अब ये शुरू करेंगे। अरे शुरू करना था तो जब सरकार बनी थी तब शुरू करना चाहिए था 2017 में। तो 2017 तक आप पाल पोस रहे थे उसको, फंडिंग आ रही थी, आप आंख बंद करके देखते रहे। बच्चों के साथ अन्याय हो रहा था, आप आंख बंद करके देखते रहे। अब तो 27 में समाजवादी की सरकार है, कार्रवाई हम करेंगे, देखना किस तरह की ठोस कार्रवाई होती है। कोई आंख नहीं उठा पाएगा किसी बच्ची की तरफ, कोई अन्याय नहीं कर पाएगा। बुलडोजर एक्शन तो एक बात होगा, और अधिकारी बुलडोजर एक्शन को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच की बहस तो एक बात हो गई। अब आते हैं मूल मुद्दे पर, क्योंकि 2020 में धर्मांतरण का कानून उत्तर प्रदेश में लागू किया गया, 2024 में उसको और कड़ा कर दिया गया। उसके तहत जो असल में कहानी यहां पर आकर रुकती है कि लखनऊ में जब कुछ धर्मांतरण किए हुए लड़कियों का घर वापसी का प्रोग्राम हुआ था, उसमें उन लड़कियों को पूछा गया कि आखिरकार ये हुआ कैसे। तो उनका यह कहना था, हमने तमाम लोगों से मदद मांगी, प्रशासन से मदद मांगी, लेकिन हमें मदद नहीं मिल पाई। दूसरी आगे की बात, वहां के सीजीएम में काम करने वाले कर्मचारी है, उपाध्याय करके, अगर मेरी जानकारी सही है तो, विनोद बंसल जी, लेकिन उनके तरफ से जलालुद्दीन को मदद की गई ये सारी चीजें करने के लिए। अब ऐसी स्थिति में विश्व हिंदू परिषद के तो विजिलेंटिस ग्रुप यहां वहां घूमते रहते हैं, हमेशा ध्यान रखे रहते हैं कि भाई कोई यहां से वहां कोई मांस मच्छी तो नहीं लेके जा रहा है, कोई और कुछ नहीं कर रहा है, कोई धर्मांतरण तो नहीं कर रहा है। ऐसे में इतनी बड़ी चीज उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कैसे छूट गई आपके नजरों से? साहिल जी, 2-3 बातें बड़ी महत्व की हैं। देखिए कि ये सिर्फ झांगुर नहीं है। बेसिकली मैं तो एक तो निवेदन करूंगा आपके सारे पैनलिस्ट को, चैनल को और बाकी चैनलों को भी, कि इसको बाबा नाम से न पुकारा जाए, इसको सिर्फ जिहादी जल्लाद और जिहादी जलालुद्दीन के नाम से पुकारा जाए। क्योंकि हमारे बाबाओं का जो नाम बदनाम करने की कोशिश करते हैं, यही तो इनकी षड्यंत्र होते हैं। कहीं छोटी सी मजार बना ली और उसमें बाबा बन गया, कोई पीर बाबा बनेगा, कोई ओम बाबा बनेगा, कोई बीर बाबा बन गया, और हिंदुओं को भड़काने भड़कलाने और जो उनको फंसाने के षड्यंत्र रचते रहते हैं। मैं आपके माध्यम से हिंदू समाज को भी एक आगाह करता हूं कि ऐसे सभी छलियों से सावधान रहें, नंबर 1। नंबर 2 इज दैट कि देखिए आपके चैनल पर इतने सारे मुझे लगता है आधा समय निकल गया, और उस दौरान सारा डिस्कशन और डिबेट का एक ही टॉपिक रहा कि सरकार को कोसते रहो। मैं कहता हूं ठीक है, आप सरकार को कोसिए, विपक्ष का ये काम है, मैं अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन साथ ही साथ ये भी तो बोलो, एक शब्द ये भी तो बोलो कि वो जो जिहादी जलालुद्दीन था, वो जो जल्लाद जलालुद्दीन था, वो धर्मांतरण का रैकेट चला रहा था, वो गलत था, इस्लाम के विरुद्ध है। क्या इस्लाम के अनुसार है क्या? उसने जिस तरह से रेट लिस्ट फिक्स कर रखी थी, जिस तरह से हिंदुओं का धर्मांतरण किया था, और जिस प्रकार से फॉरेन फंडिंग करी थी, कई बार वो विदेश में गया। मैं मानता हूं इस बात को कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी फेल्योर हो सकता है, इसमें गवर्नमेंट मशीनरी का भी कहीं फेल्योर हो सकता है, क्या इसको नैप करने में इतना टाइम लगा। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी ये भी मैं कहूंगा कि ये अप्रिशिएटिव है, योगी सरकार है, उसका इतना अपना संकल्प है, तो इसलिए ऐसे खतरनाक आतंकवादियों को उन्होंने नैप करने की कोशिश करी है। नहीं तो भाई साहब, ये अगर कोई और सरकार होती तो सरेंडर करी होती। हमने देखा है ये पिछले समाजवादी सरकार के कार्यकाल में तो मैं बस इतनी जानकारी रखना चाहता हूं, वो तो स्वयं जिहादी थे। आप देखिए उन्होंने किस तरह से काम किए। विनोद जी बस इतनी जानकारी रखना चाहता हूं कि यूपी एटीएस ने खुद खोजबीन करके ये पूरा मामला उजागर नहीं किया हुआ है। ये मामला तब उजागर हुआ जब लखनऊ में घर वापसी हो रही थी, और वहां पर वो बहू बेटियां जिनका जिक्र किया गया है, उन्होंने मीडिया को आके कहा कि हम तो प्रशासन के पास गए थे, किसी ने मदद नहीं की। आप चाहे तो मैं उनकी रिएक्शन सुना सकता हूं आपको। उसके बाद यह मामला निकल कर आया हुआ है। तो आप जो कह रहे हैं ना कि कोई सवाल उठा रहा है, तो वो इसके वजह से सवाल उठाया जा रहा है। ऐसा नहीं हुआ है कि यूपी एटीएस ने जानकर खोजबीन करके कुछ जांच करके चीजें निकाली है। नहीं, मैं कह रहा हूं देखिए, जांच तो की है यूपी एटीएस ने। इतना बड़ा भंडाफोड़ किया है कि 100 करोड़ की फंडिंग, 40 बैंक अकाउंट, और ये ईडी को बुलाना और सब चीजें, ये तो यूपी एटीएस की काम है। उनको तो उसकी तो पीठ थपथपानी पड़ेगी। लेकिन ये बात सही है साहिल जी कि इसमें हमारा जो घर वापसी का जो काम था, उस काम ने बहुत बड़ी मदद की है। और अभी भी आप देखना, अभी तो स्टार्टिंग है, अभी आगे अब क्या होता है। उत्तर प्रदेश से नहीं, पूरे देश के अंदर इस तरह से कई रैकेट चल रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ा आगाह कर रहा हूं सारी सिक्योरिटी एजेंसीज को भी और भारत सरकार को भी कि आखिरकार जितने भी इस तरह के मजार, मस्जिद और मदरसे चल रहे हैं,
जहां पर किस तरह से तमाम जो छुपे रुस्तम बाबा उसमें दबा के बैठे हुए हैं, माल को दबा रहे हैं, हिंदू बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, कभी जो ताबीज बांध करके, तो कभी जो है ना उसका झाड़ फूंक करके, इस तरह से जो है ना वो ये जो है भारत की अस्मिता और भारत के लोकतंत्र और भारत के धर्म के आघात कर रहे हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि दोनों पैनलिस्ट जो है ना अभी तक एक निंदा की बात नहीं करी इन्होंने। यहाँ जिहादी जलालुद्दीन को जो है ना आप निंदा नहीं कर रहे वारिस पठान जी, करना चाहिए, ये नहीं कहेंगे सरकार को तो कोसेंगे। वारिस पठान, ठीक है विनोद बंसल जी एक सेकंड, वारिस पठान आप निंदा नहीं कर रहे हैं, आप जलालुद्दीन की निंदा नहीं कर रहे। विनोद बंसल यहां पर सवाल उठा रहे हैं आप पर, बोलिए। मेरे तो सवाल का कोई जवाब ही नहीं दे रहे। मैं तो उनको ये बोल रहा हूँ कि देश संविधान से चलेगा या बुलडोजर की पॉलिटिक्स से, उनके पास तो जवाब ही नहीं है। मैं बोल रहा हूँ देश सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से चलेगा क्या, तो अपनी मनमानी से चलेगा। जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि आप इस तरह से अगर इलीगल अतिक्रमण भी है तो भी आप बुलडोजर नहीं चला सकते, आपको कोर्ट का प्रोसीजर फॉलो करना है, लॉ फॉलो करना है, मगर जवाब नहीं दे रहे। इस तरह से दिशा में देश को कर ले जाएंगे और यहाँ बैठ के खाली चिल्लाने से तो काम नहीं होगा। देखो मैं विनोद बंसल बोल रहा था, मैं खामोश बैठा था, अब इनको लगी मिर्ची क्योंकि मैं सत्य बोल दिया, इनका भांडा फोड़ दिया। अब इनको लगा अब क्या होगा, सब इनके जो वीएचपी वाले इनको गाली बकेंगे कि तुम बोल नहीं सके, तो बीच में बोलना जरूरी हो जाता है इन लोगों के लिए। पॉलिटिक्स ये है इनका। सुनिए बंसल, सुनो, देश संविधान से चलेगा, कायदा कानून का पालन सबको करना पड़ेगा, रूल ऑफ लॉ फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है किसी ने कोई भी घटना की है, कोर्ट में जाओ, कोर्ट से आदेश लो, पढ़ो। 8.5 साल से सो रहे थे, उसकी कोई बात नहीं। 100 करोड़ जमा हो गया बैंक के खाते में, जब तक एटीएस सो रहा था तब तक कोई जागा नहीं। उसके बाद अचानक से जाग गए, 40 कमरे का बड़ा बंगला बन गया, तब तक कोई जागा नहीं। तब तक ना इलीगल अतिक्रमण दिखाना खुद दिखा, सब घूस खा रहे थे तुम लोग। वारिस भाई, 8.5 साल से योगी की सरकार के जितने कर्मचारी घूस खा रहे थे, पैसा खा रहे थे, जो बनाने दे दिया तुमने इतना बड़ा मकान, वारिस पठान, उसके बाद आके तोड़ डालेंगे आप, तो कायदे का क्या करेंगे, संविधान को क्या करेंगे? तुम लोग अपनी अपनी चलोगे क्या? लेकिन वारिस पठान, अरे जलालुद्दीन को तो जो होगा नहीं, वारिस पठान सवाल दो ना, कोर्ट पे कोई यकीन रखो ना। दादागिरी कब तक करेंगे? आप बोलिए जल्लाद जलालुद्दीन को जला दो। साहिल भाई, अरे एक शब्द बोल दो, जल्लाद वारिस पठान जला दो बोलने का। कोर्ट ने बोला है क्या? कोर्ट जिस दिन उसको डिक्लेयर कर देगा सब बोलेंगे, चलो जिस दिन कोर्ट कुछ बोलेगा करे, कोर्ट बोलेगा, वारिस पठान, कोर्ट बनेगा। ये लोग आके कुछ भी नफरत फैलाने की बात नहीं, यहाँ तक कोर्ट बोलेगा। कोर्ट को नहीं मान रहे, ऊपर शर्माने को नहीं मान रहे। साहिल भाई माफ पाए बोले कोर्ट की धज्जियां उड़ा रहे। अच्छा विनोद बंसल जी एक मिनट, वारिस पठान चलिए एक मिनट, जरा एक मिनट शांत हो जाइए। वारिस पठान, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, ये चर्चा आगे बढ़ाने से पहले। विनोद बंसल एक सेकंड, विनोद बंसल एक मिनट, विनोद बंसल एक मिनट, मुझे चर्चा संगीत रागी और आशुतोष के पास ले जाने के पहले वारिस पठान से मुझे एक सवाल पूछना है। वारिस पठान, चलिए बुलडोजर एक्शन को लेकर आप सवाल उठा रहे हैं, ये भी हम सवाल उठा रहे हैं कि भाई सरकार को ये पहले बात समझ में क्यों नहीं आई, लेकिन एक इस तरीके का रैकेट चल रहा था, क्या इस जैसे लोगों के वजह से जो धर्मांतरण के खिलाफ, कानून के खिलाफ एआईएमआईएम जैसी पार्टियां सवाल उठा रही थी, क्या उसको झटका नहीं लगेगा? आपको नहीं लगता कि इसके वजह से उसको झटका लग जाएगा? क्योंकि जो ये कर रहा है वो तो दिख रहा है, देखिए साहिल, उसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, उसको लेकर जांच चल रही है। आपको नहीं लगता ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए? साहिल भाई, आपकी साहिल भाई, ऐसे लोग कहीं से भी हो, जो भी कायदा कानून के विरुद्ध काम करे तो उसके खिलाफ प्रतिक्रिया है, रूल ऑफ लॉ फॉलो करे। उसको अगर वो होता है कि उसने गलत काम किया, इलीगल किया है, फोर्सफुली किया है, तो कोर्ट कायदा कानून है, वो फैसला सुनाएगा। मगर यहाँ बात ये है साहिल भाई, कि लोग कोर्ट कायदे कानून के फैसले को नहीं मान रहे, ये लोग खुद की दादागिरी, खुद की डिक्टेटरशिप को मान के बस तोड़ दो, बस छोड़ दो, ऐसा नहीं चलता है साहिल भाई। आप जानते हो पत्रकार नहीं, लेकिन वारिस पठान, ये बात भी तो सच्चाई है ना कि 31 जुलाई 2024 तक धर्मांतरण कानून के तहत 835 मामले दर्ज हो चुके हैं। 835, 2708 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, तो कहीं ना कहीं कार्रवाई भी चल रही है ना उसको लेकर, और जलालुद्दीन जैसे लोग उसमें एडिशन है, और इसी के वजह से तो सवाल उठते हैं कि भाई इस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। कार्रवाई लड़कियों को फंसाकर देश के बाहर ले जाया जा रहा था। देखिए कोई भी अगर नहीं तो गलत, कोई भी गलत काम कर रहा है, कायदे कानून के विरुद्ध काम कर रहा है, तो हम उसका कंडेम करते हैं। लेकिन अगर वो एक्यूज है, कोर्ट के सामने है, तो कायदे से चल रहा है ना। मगर यह बात साइन यही हो रही है कि कायदे कानून का पालन नहीं हो रहा है ना। 100 करोड़ रुपए बैंक के अकाउंट में आ गया। यूपी की एटीएस क्या कर रही थी बताइए मेरे को? 40 का मकान इतना बड़ा आलीशान बन गया, अगर तब तक ये सो रहे थे, मतलब 8.5 साल से यूपी के अंदर भ्रष्टाचार चल रहा था।
यूपी के प्रशासन अधिकारी सब पैसा खा रहे थे जिन्होंने इस तरह का मकान बनाने की इजाजत दिया, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भाषण कर रहे थे और उन्होंने एक बार फिर इस बारे में साफ शब्दों में कह दिया है कि इस तरीके के तत्वों पर हम कार्रवाई करेंगे और उनको राष्ट्रद्रोही तत्व भी करार दे दिया है। यूपी की पॉलिटिक्स में एक बार फिर संभल जैसे मुद्दे और उसके बाद अब एक बार फिर धर्मांतरण का मुद्दा जोर पकड़ सकता है। चुनाव होने वाले 1-2 साल में जब भी होंगे तब होंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर यह मुद्दा गर्म हो जाएगा। आशुतोष, देखिए साहिल, बिल्कुल आपने सही कहा। धर्मांतरण कहीं भी हो, किसी भी तरीके का हो, जबरदस्ती से किया गया हो, लालच से किया गया हो, उसकी निंदा की जानी चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें तो कोई किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। इसमें तो विनोद जी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए, वारिस पठान को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर ये जलालुद्दीन नाम का आदमी जबरदस्ती लड़कियों को का धर्मांतरण करा रहा था और उसको पकड़ा गया है, तो जाहिर सी बात उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो प्रश्न दो इसमें बड़े महत्वपूर्ण, एक प्रश्न इस बात को लेकर है, चूंकि उसका नाम जलालुद्दीन है इसलिए आप सिलेक्टिव रहेंगे क्या? भाई यही भाषा मैं सुनना चाहता था जब आसाराम के खिलाफ कार्रवाई हुई, यही भाषा मैं सुनना चाहता हूं जब राम रहीम के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो राम रहीम के घर और तमाम जो उसके इलाके हैं वहां कितनी जगह बुलडोजर चले। आप बार बार जल्लादी जिहादी जो कहना हो कहिए, लेकिन ये धर्म के नाम पे जो सेलेक्टिविटी है ये भी तो कानून का एक तरीके से उल्लंघन है, संविधान का उल्लंघन है। मुझे अच्छी तरीके से याद है जब आसाराम के खिलाफ कार्रवाई हुई तो कितनी मुश्किल के साथ कार्रवाई हुई थी, क्या क्या नहीं हुआ था उसमें, और अंत तक उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की गई थी। इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि राम रहीम के को लगातार पैरोल मिल रहा। वो आदमी जो जिसके ऊपर हत्या का आरोप साबित हो गया है, लड़कियों से बलात्कार के आरोप साबित हुए हैं, उस पर इतनी मेहरबानी हरियाणा की बीजेपी सरकार क्यों कर रही? तो अपराध एक जैसा हो लेकिन उस पर देखने के नजरिया अलग अलग हो, इसकी भी निंदा होनी चाहिए। दूसरी बात यह कि जो बुलडोजर पॉलिटिक्स है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बार नहीं बल्कि कई बार इस पर आपत्ति दर्ज की। अभी हाल में 1 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह हमारी अंतरात्मा पर गहरी चोट है, संविधान के खिलाफ है ये। और उसके पहले 24 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा गाइडलाइंस जारी किया था। ये जो बुलडोजर पॉलिटिक्स है पूरी तरीके से असंवैधानिक है, गैर कानूनी है और देश के संविधान का खुला मखौल उड़ाने की कोशिश है। कुल मिलाकर आशुतोष सवाल यह उठाने की कोशिश कर रहे हैं, कुल मिलाकर संगीत रागी आशुतोष सवाल यह उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि बाबा तो एक जैसे, उनकी करतूत एक जैसी, लेकिन कार्रवाई में जरूर फर्क है। संगीत रागी, मेरे ख्याल से आपका फोन कट गया है, आपसे संपर्क दोबारा करने की कोशिश की जाएगी। विनोद बंसल, अगर आपने सुना होगा आशुतोष जो कह रहे हैं वो। मैंने सुन लिया। देखिए आशुतोष जी का जो विचार है, मैं कहना चाहता हूं इनको थोड़ा सा मादा लगा के बात करनी चाहिए कि देखिए वो, मैं इसीलिए कह रहा था उसको बाबा मत बोलिए, वो बाबा नहीं था, जबरदस्ती अपने आप को बाबा साबित करने की कोशिश कर रहा था। आशुतोष जी कम से कम कंपेरिजन तो आसाराम बापू को बापू नहीं बोलना चाहिए ना फिर? कोई गैंग चला रहा था? नहीं, हम तो नहीं बोलते, जो बोलता है बोलता है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं ये क्यों बोलना चाहते हैं उसको बापू? मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए मैं बड़ा स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि आखिरकार ये जो है ना धर्मांतरण का रैकेट नहीं चला रहे थे, वो दोनों में से कोई धर्मांतरण रैकेट नहीं चला रहे थे। मैं कहता हूं दोनों में कोई रिलीजन के नाम पर कुछ नहीं, देश को ठगने का काम नहीं कर रहे थे, दोनों में से कोई नहीं कर रहा था। लेकिन मैं कहना चाहता हूं ये रिलीजन के नाम पर देश को बर्बाद करने के लिए तुला हुआ था। आप देखिए विदेशों से फंडिंग ला करके हमारे देश पर आक्रमण कर रहा था। इस देशद्रोही को ये आशुतोष जैसे कथित पत्रकार जो है ना उसको बचाने का काम कर रहे हैं। मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों पर कि आखिरकार ये राजनीतिक विश्लेषक हो या पत्रकार हो, देखिए ये तो छुपे स्तंभ है। मैं कहना चाहता हूं, देखिए आशुतोष जी, आपने बात रख ली, एक तरफ देशद्रोही है, आपने बात देशद्रोही मत बताइए, विनोद जी सुन लीजिए, संगीत रागी भी जुड़ चुके हैं, उनका फोन कट गया था, उनके पास भी मुझे जाना है। आशुतोष जल्दी से अपनी बात खत्म करिए, संगीत रागी के पास जाना है। मतलब राम रहीम, आशाराम और ये जलालुद्दीन ये लड़कियों के साथ अत्याचार करते रहे, बलात्कार करते रहे, ये इनको दिखाई नहीं पड़ता। राम रहीम जब पैरोल से बाहर निकलता है तो बीजेपी, मैंने आपको बीच में नहीं बोला बंसल जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैंने आपके बीच में नहीं, ध्यान से सुनिए। तो राम रहीम के प्रवचन को सुनने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, मतलब जिसको मैं अपने घर में आसपास फटकने नहीं दूंगा, उसको उनके बीजेपी के वरिष्ठ नेता उसका प्रवचन सुनते हैं, जो लड़कियों का बलात्कारी है और उसको हरियाणा में इनकी सरकार उसको पैरोल देती है।
अरे भाई तो साहब, महिलाओं के बलात्कार- प्रति अत्याचार होता रहे, कैसे ऐसा बात विश्व कर हिंदू रहे हो? परिषद ठीक है, और विनोद बंसल को वही ठीक मुद्दा है नहीं ना ठीक संगीत रागी, लगता है। एक बार फिर एक मिनट संगीत रागी, कुल मिलाकर यही मुद्दा है ना कि अलग अलग धर्म का नाम लेकर महिलाओं पर अत्याचार करने वाले लोग एक जैसे, लेकिन कार्रवाई में अलग अलग, वो सरकार के हिसाब से कार्रवाई होगी। आसाराम का घर तोड़ा नहीं जाएगा, आश्रम तोड़ा नहीं जाएगा, राम रहीम का आश्रम तोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन यहां पर जलालुद्दीन का घर तुरंत तोड़ा जाएगा। यही कहीं ना कहीं आशुतोष कहने की कोशिश कर रहे हैं। संगीत रागी, देखिए आशुतोष की बातों को मैं आज तवज्जो नहीं दूंगा। मुझे तरस आता है कि इतना विवेकहीनता वाली बात उन्होंने कर करके और मुख्य मुद्दे से बात हटा दी। इस देश को गजवाए हिंद करने की एक पूरी सुनियोजित साजिश चल रही है। जासुआ 1 और जासुआ 2 प्रोजेक्ट जो है वो अमेरिका से और जितने भी जर्मनी और जितने क्रिश्चियन कंट्रीज हैं वहां से पंपिंग किया जा रहा है पैसा। और इस देश के नेहरू खानदान ने, वेर्नियर एल्विन का आपने नाम सुना होगा कि नागालैंड में उन्होंने साधुओं को जाने से मना किया। ये जितना क्रिश्चियनाइजेशन नॉर्थ ईस्ट का हुआ है, थैंक्स टू नेहरू वंशज, क्योंकि क्रिश्चियन मिशनरियों के साथ इन्होंने समझौता किया था। तीसरी बात मैं बोलना चाहता हूं, मतांतरण जो है ये नफरती विचारधारा है और इस नफरती विचारधारा से प्रेम से नहीं निपटा जा सकता है। नफरती विचारधारा को नफरत से ही निपटा जा सकता है। विवेकानंद ने कहा था कि एक भी व्यक्ति यदि हिंदू समाज से बाहर जाता है तो हिंदू समाज की एक संख्या कम नहीं होती है, हिंदू समाज का एक दुश्मन पैदा होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, स्वामी विवेकानंद ने कहा था। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम दोनों हेजेमोनिक रिलीजन है, ये नेचुरल रिलीजन नहीं है। ये मार्क्स को मैं कोट कर रहा हूं, फिर वॉल्यूम 4 464 पेज फिर मैं जिक्र कर रहा हूं कि ये मैंने इसीलिए कहा था, जब गुरुजी कहते थे कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम इस देश के दुश्मन है, तो वो बिल्कुल गलत नहीं कहते थे। ये नफरती विचार, और मैं सुनिए बंसल जी को करेक्ट कर देना चाहता हूं, मतांतरण इस्लाम और क्रिश्चियनिटी दोनों का एक इंस्ट्रूमेंट रहा है पूरी दुनिया को इस्लामाइज और क्रिश्चियनाइज करने का। पूरा एक महाअभियान इन दोनों ने चला करके रखा है और भारत के अंदर भी नॉर्थ ईस्ट को इन्होंने खत्म कर दिया। और इस चीज को सावरकर कहते थे, ये धर्मांतरण राष्ट्रांतरण होता है। यही बात मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, ये छोटी बात नहीं है। लेकिन नेहरू जब तक सत्ता में 10 सेकंड नेहरू जब तक सत्ता में रहे तब तक उन्होंने ये काम को पूरा जारी करने दिया। सबसे पहले उड़ीसा आया 1967, इसके बाद किसने कानून बनाया इस रिलीजन के खिलाफ, मतांतरण के खिलाफ? दूसरा मध्य प्रदेश 68 में। लेकिन कांग्रेसी सरकारों ने इस देश के इस्लामीकरण का रास्ता खोला, क्रिश्चियनाइजेशन का रास्ता खोला। और धन्यवाद देना चाहिए बाबा को, अरुणाचल प्रदेश 1978 ताकतों को जो इनके खिलाफ सड़कों पर आकर के नफरत की विचारधारा को नफरत से ही इनसे मिटाना है। ये प्रेम से नहीं मानने वाला है। चलिए आशुतोष, कहा गया है साहिल देखिए, जो अभी संगीत रागी गजवा हिंद की बात करते हैं, मैं डिबेट में नहीं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन गजवा हिंद विचारधारा को प्रोपोगेट करने वालों से कौन व्यक्ति वहां का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड लेता है, कौन उनको गले लगाता है, ये भी तो पता होना चाहिए ना देश को। भाई गजवा हिंद की विचारधारा जो फैला रहे हैं उनके गले लगते हैं, उनका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड लेते हैं, तब तो बहुत अच्छा लगता है आपको। क्यों भाई? अरे यार छोड़ो ना, क्या टुच्चे प्रकार का तर्क दे रहे हो? एक राष्ट्र का प्रधानमंत्री बाहर जाता है और यदि उसको देता है तो लेता ही है। क्या शर्मनाक बातें करते हो? कैसे तुम वरिष्ठ पत्रकार अपने आप को कहते हो कि राष्ट्रीय हितों की बलि देते हो? चैनल पर आकर के राष्ट्रीय हितों की बलि देते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? संगीत रागी की बात करते हुए संगीत रागी, सवाल यहां पर यह भी उठता है कि चलिए आपकी बात मान लेते हैं कि उस वक्त की सरकार के वजह से धर्मांतर विरोधी कानून नहीं आ पाया। सबसे पहले उड़ीसा में आया, फिर मध्य प्रदेश में आया, फिर अरुणाचल प्रदेश में आया, फिर गुजरात में आया, हिमाचल प्रदेश में आया, तमाम राज्यों में 6-7 राज्यों में वो कानून आ चुका है। लेकिन अभी तो उत्तर प्रदेश में कानून उपस्थित है। अरे इस आदमी से पूछिए, लेकिन उसके बावजूद यूपी एटीएस की कार्रवाई में देरी क्यों, ये भी तो सवाल उठा रहे हैं ना वो। और उसके साथ साथ ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि महिला विरोधी कानून में सभी पर एक जैसी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना संगीत रागी जी? बिल्कुल होनी चाहिए। राम रहीम का आश्रम नहीं टूटता और इसका घर तो टूट जाता है, टूटना ही चाहिए इसका घर भी। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि 40 कमरों का घर
मैं कहता हूं 3 साल गुलाम रहीम का भी कैसे आसमान रहा वहां टूटना पर? चाहिए, बिल्कुल टूटना चाहिए। मैं सहमत हूं आपकी बात से। हाँ। मैं सहमत हूं आपकी बात से। हाँ। मैं सहमत हूं इस बात से। मैं सहमत हूं कि ऐसे लोगों को जो महिलाओं के बलात्कार में शामिल हो, उनके घरों टूटने ही चाहिए, बिल्कुल टूटना चाहिए। लेकिन उसी के ये पे जलालुद्दीन और ऐसे जिहादियों के संरक्षण में आशुतोष जैसा पत्रकार आकर के खड़ा होता है और गजवाए हिंद की बात और जासूआ 1 और जासूआ 2 प्रोजेक्ट जो जल्दी से आशुतोष आपका जवाब, उसके बाद अनुराग भदौरिया के पास जाना है मुझे। जल्दी से आशुतोष आपका जवाब। मैं संगीत रागी को एक चीज याद दिला दूं कि गजवा हिंद की विचारधारा आती कहां से है। संगीत जी 1 सेकंड, सबको मालूम रागी जी 1 सेकंड, 30 सेकंड। गजवा हिंद की विचारधारा आती कहां से है, सबको मालूम है। वहां जाकर तो कौन जाके हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड लेता है, कौन उनके गले लगता है। आप जो उस विचारधारा की गंगोत्री है, जो जनक है उस विचारधारा की, उसको तो गले लगाते हैं आप लोग, गले लगाते हैं आप, उससे तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड लेते हो और यहाँ गजवा हिंद के खिलाफ बोलते हो। ये दो तरफा नहीं चलने वाला, ये दो तरफा नहीं चलने वाला, ये गलत है, दोनों ही गलत है। आप वहां जाके चलिए, अब बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ नहीं है, उस दिन समय मेरा खत्म हो रहा है। और वैसे भी गजवाए हिंद हमारी चर्चा का विषय नहीं था, लेकिन जो कार्रवाई हो रही है उस पर तो चर्चा होनी चाहिए। अनुराग भदौरिया जल्दी से आपके पास, उसके बाद मुझे वारिस पठान के पास भी जाना है। लेकिन एक बात तो आपसे जाननी पड़ेगी कि जो कार्रवाई हो रही है जलालुद्दीन के खिलाफ, जिस तरीके का काम उन्होंने किया हुआ है, उसके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, उसका तो समर्थन आपका है। आपको लगता है कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए? आप एक प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के नाते उत्तर प्रदेश में इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देखिए, ये तो पहले ही बोला जा चुका है, जो व्यक्ति गलत काम करेगा उस पर तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और जरूर होनी चाहिए संविधान के। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं संगीत रागी जी से, स्वामी विवेकानंद याद आते हैं? स्वामी विवेकानंद ने यह भी बोला था, हम जिस देश से आते हैं वहां सभी धर्मों का सम्मान होता है। किसी भी व्यक्ति गलत हो सकता है, कोई भी व्यक्ति गलत हो सकता है, लेकिन सब धर्मों को गलत बोल देना, यही तो हमारी सनातन की खूबसूरती है कि सनातन सभी धर्मों का सम्मान करता है, सबका आदर करता है, प्रेम की भाषा बोलते हैं। लेकिन जो गलत करेगा, धर्मांतरण, इलीगल धर्मांतरण करेगा, समय खत्म हो गया है, माफ करिएगा। थोड़ा समय होता तो और भी इस पर चर्चा होती, लेकिन एक बार फिर उत्तर प्रदेश में यही मुद्दा उठकर सामने आया हुआ है। एक छोटा सा जानकारी मुझे आपके सामने रखनी है कि नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के पास जितनी शिकायतें पूरे देश भर से आई है क्राइम अगेंस्ट वुमेन की, उसमें 50% शिकायतें उत्तर प्रदेश से आती है। ये एनसीआरबी का डेटा है, 2024 का डेटा है। तो ऐसी सूरत में जब इस तरीके की घटनाएं घटती है तो उस पर कार्रवाई को लेकर एक बार फिर राजनीतिक बयानबाजी देखने को मिल रही है।